गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था 1789। इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कैसा था। 2.1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेशनल असेंबली कौन सी थी? जो कि टेनिस कोर्ट पे बैठी थी, ये तो याद होगा आपको। So the National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main object was to limit the power of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive and judiciary. So अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो सिर्फ एक के हाथ में पावर उसमें नहीं था, सिर्फ किंग के हाथ में पावर नहीं था, अब डिवाइड हो गया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखिए ये भी हम लोगों ने फ्रांस से ही लिया है। जो आज प्रेजेंट इंडिया में ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पे देखिए पूरा मतलब जैसे कहते हैं कि किंग को पूरा नहीं हटाया गया था, हाँ उसकी पावर लिमिट कर दी गई थी। तो यहाँ क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी है साथ में मोनार्की भी है, मतलब किंग भी है। सो ऐसे गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अभी ये जो फिगर 7 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, ये 1791 में याद रखिएगा, ये जो ईयर है क्योंकि एक मार्क में आ सकता है। vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. So नेशनल असेंबली को लॉ बनाने की पावर थी, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स who in turn choose the assembly. Not all citizens however had the right to vote. Citizens क्या करते थे? सबसे पहले ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स चूज करते थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रुप ऑफ इलेक्टर 50,000 मैन सेलेक्ट हुए। उसके बाद 745 मेंबर नेशनल असेंबली में जाके बैठेंगे और जो नेशनल असेंबली में हैं उन्हीं को लॉ बनाने का पावर दिया गया है। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सभी को वोटिंग करने का राइट नहीं था। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर वेज वेर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। आप ये नीचे एक्टिव सिटीजन्स देख रहे होंगे। दे वर लाइक एंटाइटल टू वोट एंड अबाउट 4 million ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 million। इनका जो ये जो टैक्सेस पे करते थे वो कितना? इक्वल टू 3 days ऑफ अ लेबरर वेज होता था। सो इनको राइट थे, राइट टू वोट। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर classed as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. और जो मैन थे जिनका 3 days ऑफ लेबर वेज नहीं था और विमेन, इन सब पैसिव सिटीजन्स में आते थे। अगर आपको एज अ इलेक्टर या फिर मेंबर ऑफ असेंबली बनना है सो आपको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर में आना होगा। तो सिंपल सा है। लेजिस्लेचर जो लॉ, आप जो थर्ड कॉलम देख रहे होंगे लेजिस्लेचर, ये लॉ कैसे बनता था? नेशनल असेंबली बनाती थी। नेशनल असेंबली कैसे इलेक्ट होती थी? ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स से 50,000 मैन, ये लोग 745 मेंबर को इलेक्ट करते थे। अब ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स कैसे इलेक्ट होते थे? एक्टिव सिटीजन्स से, है ना। एंड पैसिव सिटीजन्स नीचे आपको दिया हुआ है बॉक्स में, जो विमेन थे, चिल्ड्रन थे एंड यूथ बिलो 25, एंड वो मैन जो कि 3 days ऑफ लेबर वेज का टैक्स नहीं भरते थे। द कॉन्स्टिट्यूशनल बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। हम लोगों ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उसका आइडिया भी हम लोगों ने फ्रांस से ही लिया है। अब राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स क्या होते थे?
Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. सेम हमारा जो फंडामेंटल राइट है वैसे ही इनका राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स है. अभी हम लोग देखते हैं फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक. तो पैराग्राफ वाइज पढ़ना चालू करते हैं. द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the kings of Prussia. अंडरलाइन कर लीजिए कि धीरे धीरे क्या हो रहा था, फ्रांस का जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही थी फ्रांस में. लुई 16 ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया था कि उसके पावर लिमिटेड होंगे, बट उसने सीक्रेट नेगोशिएशन साइन किया था किंग ऑफ प्रूशिया से. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. सो फ्रांस डेवलप भी हो रहा था, बाकी सबकी भी नज़रें थी उस पर कंट्री के, और सब चाहते थे कि हम लोग मतलब अपने ट्रूप्स भेजेंगे वहाँ पे. उससे पहले ये होता, नेशनल असेंबली ने 1792 में प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर छेड़ दिया. थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर्स थ्रॉन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी. सभी लोग आए आर्मी को ज्वाइन करने. दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर यूरोप. उन्हें वो वॉर में इसलिए शामिल होना चाहते थे क्योंकि वो सोचते थे कि ये वॉर किंग्स और रिच लोगों के अगेंस्ट है. अमॉन्ग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स दिस सैंग वॉज अ मार्सलेज. या अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1 मार्क में आता है. कंपोज बाय द पोएट रॉजर दे लिज्ले. It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. Underline, ये 1 मार्क का आएगा. तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या देखना है कि फ्रांस में धीरे धीरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद टेंशन बढ़ने लग गया था. जो लुई 16 था वो किससे मिल चुका था, प्रूशिया से. फ्रांस के डेवलपमेंट देख के बाकी कंट्री भी वहाँ आना चाहते थे. इससे पहले नेशनल असेंबली ने क्या किया, 1792 में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर कर दिया. द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their family. Men तो लड़ रहे थे वॉर में, सारा काम कौन कर रही थी, women. Large section of the population were convicted that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society. अब जितने भी लार्ज सेक्शन थे वो कह रहे थे कि रिवॉल्यूशन एक चेंज आना चाहिए. क्यों चेंज आना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जो हम लोग पिछला पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ पॉलिटिकल मतलब जो पावर है, वोट देने का पावर है, वो सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को है और जो पुअर हैं उनको नहीं है. इसके कारण क्या हुआ, पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was that of the Jacobins. अब Jacobin club आया, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. Women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about these activities and demand. So धीरे धीरे क्या हुए, women लोगों ने भी club बनाने चालू कर दिए. So जैकोबिन एक क्लब का नाम है, इम्पॉर्टेंट है.
The members of the Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous section of society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. Their leader was Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobean decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wear knee breeches. It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. These Jacobean came to be known as the sans culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans culottes means wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. So ये आप देख सकते हैं, ऐसा ये लोग ड्रेस पहनते थे. सो जैकोबियन क्लब क्यों बना? सेकेंड पैराग्राफ से रीज़न बहुत क्लियर हो गया. जैकोबियन क्लब इसलिए बना क्योंकि सिर्फ जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें रिच लोगों को ही वोटिंग देने का राइट्स था, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना. सो ये क्लब बने ताकि पुअर लोगों को भी उन राइट टू वोट दिला सके, है ना. और इसमें देखिए बहुत सारे पुअर लोग हैं, जैसे स्मॉल शॉपकीपर हो गए, आर्टिशंस हो गए, पेस्ट्री कुक्स हो गए, वॉच मेकर्स हो गए. ये सब कौन है? ये सब पुअर लोग हैं जिनको, जो लोग पैसिव में आते थे, इनको राइट टू वोट नहीं था. तो ये लोग रिच लोगों के अगेंस्ट थे. अब आगे देखते हैं क्या ये वोट सभी को इक्वलिटी दिला पाए, राइट टू वोट दिला पाए. In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supply of and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guard, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. From now on, all the men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. तो फाइनली 1792 में जैकोबियन पैलेस गए, किंग के गार्ड को मारा, किंग को होस्टेज बनाया, एंड वहाँ से क्या हुआ, इलेक्शंस जो असेंबली में था वो इलेक्शंस चालू हो गए. और अब हर एक इंसान जो 21 ईयर्स के ऊपर है वो वोट दे सकता था, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ. चाहे वेल्थ उसका वो उतना टैक्स पे करता है 3 days ऑफ लेबर वेज जितना, या नहीं करता है, वो वोट दे सकता है. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन. ये एक मार्क का आ सकता है, लिख लीजिए. जो नई नेशनल असेंबली आई उसे क्या बोला गया? कन्वेंशन. ऑन 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. एंड 1792 में एक चेंज क्या आया? मोनार्की को हटाया गया, क्योंकि वैसे भी जो लुई 16 था वो प्रूशिया से मिल रहा था, और फ्रांस को रिपब्लिक बनाया गया. एज यू नो, अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब जहाँ लोग इलेक्ट करते हैं अपने हेड को या गवर्नमेंट को, जैसे इंडिया भी एक रिपब्लिक है. There is no hereditary monarchy. You can try and find out about some other countries that are republics and investigate when and how they become so. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. क्योंकि वो धोखेबाजी कर रहा था तो उसको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया. On 21 January 1793, he was executed publicly at the Place de la Concorde. The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after. बाद में जो मैरी एंटोनेट थी उसको भी मार दिया गया. द रिन ऑफ टेरर. अब मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकली पावर में किंग तो अब रहा नहीं, उसको तो एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो पावर में आए कौन? अब पावर में आए जैकोबिन. जैकोबिन का हेड कौन था? अभी हमने पढ़ा था, रॉबेस्फियर. सो उसकी बातें थोड़ा पढ़ लेते हैं. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror.
जैकोबिन क्लब के जितने मेंबर थे उन लोगों ने टेरर मचा रखा था। Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw as being enemies of the Republic, ex-nobles and clergy, member of other political parties, even member of his own party, who did not agree with his method, were arrested, imprisoned, and then tried by the Revolutionary Tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. Guillotine मतलब उनका सर काट दिया जाता था. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. अब क्या होता था कि जब रॉबर्सफियर आया, अगर कोई भी रिपब्लिक के अगेंस्ट हुआ, जैसे क्लर्जी नोबल ये सब किंग के फेवर में थे, तो कोई भी रिपब्लिक के अगेंस्ट हुआ तो ये क्या करता था, सीधा गला काट देता था, गुलेटिन कर देता था. Robespierre government issued laws placing a maximum ceiling of wages and prices. Meat and breads were rationed. Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it to price fixed by the government. The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the plain equality bread, a loaf made of whole wheat. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address instead of the traditional monsieur, sir, and madame. All Frenchmen and women were henceforth citoyen and citoyennes, citizens. Churches were shut down and their buildings converted into barracks or offices. Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested, and on the next day sent to the guillotine. So, अब ये रॉबर्ट्सफियर क्या कर रहा था, जो भी रिपब्लिक के अगेंस्ट था सबको गुलेटिन कर रहा था. इसने बहुत सारे चेंज किए, है ना. इसने मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस कर दिए, जो कि मैक्सिमम कितना आप पैसे दे सकते हो. मीट एंड ब्रेड को राशन कर दिया, मतलब कम प्राइसेस में. पीजेंट्स का ग्रेन ट्रांसपोर्ट करा देता था एंड उन्हें सेल किस दाम पे करना था, जिस दाम पे गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करे उस दाम पे. सभी को इसने सबसे अच्छा क्या किया, सर और मैडम का कॉन्सेप्ट हटा के इसने सिटीजन एंड सिटीजनी का कॉन्सेप्ट लाया. बट ये खुद इतना ब्रूटल हो गया था, मतलब इतना जैसे गुलेटिन कोई भी अगेंस्ट होता है गुलेटिन कर देता था, कि इसके खुद के लोग भी इसके अगेंस्ट हो गए. 1794 में फाइनली इसी को गुलेटिन कर दिया गया. अब तो जैकोबिन का जो हेड था उसे खुद गुलेटिन कर दिया गया था. ना कोई राजा था, ना जैकोबिन का हेड था. तो अब कौन बना, अब पॉलिटिकल पावर किसके पास आई, देखते हैं. अब आया डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस. A fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. अब जैकोबिन क्लब का तो जो पावरफुल लीडर था वो तो मर गया. अब जितने भी रिच सेक्शन वाले थे ना, सभी ने क्या किया, पावर सीज किया. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड फिर से जितने भी लाइक नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन थे उनको वोट देने से मना कर दिया गया. जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो काउंसिल बनाए गए. These then appointed a directory and executive made up of 5 member and उसमें directory and executive 5 member total लिए गए. This was meant as a safeguard against the concentration of power in one man executive as under the Jacobians. Jacobians में क्या था, एक ही के पास पावर थी. तो ये सोचे डायरेक्टरी रूल में मतलब एक ग्रुप बना देते हैं जिसमें 5 लोग के पास पावर होगी, है ना. However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of the military dictator Napoleon Bonaparte. अब यहाँ से क्या हुआ, डायरेक्टरी जो 5 लोगों की जो मतलब कह सकते हैं गवर्नमेंट बनी वो फेल हो गई. डिसीजन उतने जल्दी क्विक नहीं ले पाते थे एंड इवन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उनके अगेंस्ट थे. Though all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and the fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. ये सब चीज़ें गवर्नमेंट
में चेंज आती गई। कभी पहले राजा था, फिर जैकोबियन क्लब आए, फिर बाद में डायरेक्टरी रूल आया। डायरेक्टरी रूल में मैं फिर बता देता हूँ, 5 लोगों का रूल होता था, है ना, एक के हाथ में पावर नहीं होती थी। अब नेक्स्ट विमेन का क्या रोल था वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।